नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी वो एक गलत रास्ता। मेजर राय साहब और माया के जीवन की खुशबू, उनकी इकलौती संतान खुशबू, बिल्कुल खिलते गुलाब की तरह ही खूबसूरत, महकती चहकती, बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी। मेजर राय साहब के रफ एंड टफ व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत। उसे भागम भाग वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, न ही उसके किसी भी तरह के बहुत बड़े बड़े सपने थे। वह जिंदगी के हर पल को बड़ी शांति, सुकून और प्रेम से जीना चाहती थी। लेकिन राय साहब की पिछली 3 पीढ़ियों ने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश का गौरव और मान बढ़ाया था। जब राय साहब मात्र 2 वर्ष के थे, उनके पिता कर्नल वीर प्रताप सिंह ने कश्मीर के एक आतंकी हमले में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन बाकी आतंकवादियों को खदेड़ते समय उनके प्राण मां भारती पर न्यौछावर हो गए। जब तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर गांव आया, तब पूरे गांव की आंखें नम थीं। परंतु मेजर राय साहब की माताजी ने अपने आंसुओं के सैलाब को आंखों में ही रोक पति को वचन दिया कि वह उनकी एकमात्र संतान को उन्हीं की तरह जाबाज बनाकर देश को सौंप देंगी। और फिर लंबी बीमारी से जूझते हुए अपनी परवाह किए बिना उन्होंने अपना वचन पूरा किया। और अब मेजर साहब भी चाहते थे कि उनकी इकलौती संतान खुशबू भी आर्मी ज्वाइन करे। मेजर राय साहब दुखी थे कि बेटी के कॉलेज का अंतिम वर्ष आ पहुंचा था, परंतु खुशबू ने किसी भी सेना में किसी भी पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया और ना ही उन्हें उसका भविष्य में ऐसा करने का कोई विचार नजर आता। शाम के 4 बज गए थे। आज पूरा दिन बीत गया। राय साहब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपनी ड्यूटी से थोड़ा जल्दी घर आ गए थे और बिना अपनी वर्दी बदले ही सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। आंखें मूंदे मूंदे ही पत्नी माया से खुशबू के बारे में पूछा। खुशबू अभी कॉलेज से नहीं लौटी है, राय साहब को चाय का कप थमाते हुए माया ने बताया और उनकी नासाज तबीयत और परेशानी का कारण पूछा। माया, ये हमारी बेटी खुशबू ना। मेजर राय साहब बाद के शब्दों को मानो चबा गए, किंतु माया ने उन सभी अनकही शब्दों को सुन लिया था, क्योंकि कोई दिन ही जाता होगा जब वह खुशबू के कैरियर को लेकर घर में चर्चा न करते हों। परंतु खुशबू इस टॉपिक पर कभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन आज मेजर साहब के हाव भाव से लग रहा था जैसे कि आज उन्हें बेटी से फाइनल बात करनी ही है कि वह अपने करियर के लिए क्या सोचती है। इस तरह परेशान होने से कोई हल नहीं निकलने वाला जी। यदि खुशबू का मन नहीं है कुछ भी करने का, तो आप भी अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते। यह तो अच्छी बात है ना कि हमारी बेटी को सुकून और सादगी भरी जिंदगी पसंद है। यदि हमारा बेटा होता तो आपका इस तरह परेशान। इस पर मेजर राय साहब ने माया को बीच में ही रोका। माया, और सोफे से उठ खिड़की का पर्दा सरकाते हुए बोले, अरे माया, तुम नहीं समझती, आजकल बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। यदि आर्मी ज्वाइन नहीं करनी तो ना करे। बहुत मुश्किल से निकले थे ये शब्द राय साहब के मुंह से। लेकिन अपने करियर को कुछ तो महत्व दे ये लड़की। और हमारी बेटी कितनी होनहार है, तुम जानती ही हो माया। बचपन में तो उसे पायलट बनना था। जब भी आसमान में किसी उड़ते हवाई जहाज की आवाज सुनती तो कहीं भी हो खिंची चली जाती थी। और जब तक प्लेन आंखों से ओझल नहीं हो जाता, ताली बजा बजा कर कैसे उछलती कूदती थी। लेकिन आज बिटिया के बचपन को याद करते हुए राय साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिली, लेकिन दूसरे ही पल मन खिन्न हो उठा था।
राय साहब बात पूरी किए बिना ही एक थके मुसाफिर की तरह फिर सोफे पर बैठ गए। आज फाइनली करते हैं बात। खुशबू को बताना ही होगा कि उसे आगे क्या करना है। माया ने राय साहब के पास बैठते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रख तसल्ली देते हुए कहा। तभी कुछ देर बाद अंदर के माहौल से अनभिज्ञ हंसती खिलखिलाती खुशबू ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथ में थामे हुए कुछ पेपर्स राय साहब को पकड़ा दिए। क्या है ये खुशबू? पहले से ही नाराज पिता ने पूछा। अरे डैडी, आप देखिए तो सही। इट्स अ बिग सरप्राइज, द बिगेस्ट एंड ओनली डिजायर ऑफ योर लाइफ। राय साहब ने अनमने मन से उन पेपर्स को उल्टा पलटा। माया ने भी उससे उन पेपर्स के बारे में पूछा तो खुशबू ने खुशी से लगभग उछलती हुई मां को चुप रहकर पिता की तरफ देखने का इशारा किया। अब दोनों की निगाह राय साहब पर टिकी थी और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, यह तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से खुशबू के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन करने का लेटर है। कहते हुए गहरी सांस ली और एक पल के लिए सोफे पर अपने को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई पथिक अपनी यात्रा पूरी कर मंजिल पर पहुंच गया हो। अचानक एकदम सन्नाटा छा गया वहां। खुशबू और माया का दिल धक से रह गया। तभी एकदम खुशी से झूमते राय साहब उठ खड़े हुए। क्या मैं सरप्राइज नहीं दे सकता? और फिर माया और खुशबू को उन्होंने गले लगा लिया। राय साहब की जिंदगी का सबसे खुशी का शायद यही पल था, या शायद खुशबू के जन्म के समय भी वह इतने ही खुश थे, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व के साथ इस बात की भी खुशी थी कि वह अपने जीवन के उस दाग को धो राज को भूलकर अपनी भूल सुधार कर जीवन में आगे बढ़ गई थी। लेकिन बेटा, यह सब कब आवेदन किया तुमने इसके लिए? कब परीक्षा दी? हमें कानो कान भनक ही नहीं लगी। मेजर साहब ने बेटी से पूछा। डैडी, मुझे पता है आपका एकमात्र सपना मुझे सेना की वर्दी में देखना, तो बस कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी तैयारी चलती रही। खुशबू ने हर्षित होते हुए बताया। लेकिन बेटा, हमें बताना। माया की बात पूरी होने से पहले ही खुशबू मां के गले लगते हुए बोली। सरप्राइज जो देना था माते। बेटी के खुशी से लबरेज चेहरे को मां ने दोनों हाथ में ले उसके माथे को चूमते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद देती हुई भगवान से प्रार्थना की कि उसकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। इस बीच मेजर साहब ने पत्र में ट्रेनिंग स्थल का नाम पढ़ा तो अचानक गंभीर हो गए। क्या हुआ मेजर जी, अचानक? माया ने पूछा। कुछ नहीं, और बहुत कुछ है भी। चलो करते हैं बात, पहले मुंह तो मीठा कराओ भाई। मेजर साहब इस समय अपने मन में चल रही उथल पुथल को बयां कर बहुप्रतीक्षित खुशी की इस घड़ी पर पानी नहीं फेरना चाहते थे। माया ने झट से फ्रिज से रसगुल्ले निकाल तीनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। रसगुल्ला मुंह में रख फोन कान से लगाए खुशबू अपने कमरे में चली गई। मेजर राय साहब ने आज रात्रि का भोजन नहीं किया था, बस थोड़ा सा सब्जियों का सूप पीकर वह अपने बेडरूम में चले गए और खिड़की के पर्दे को एक तरफ कर बाहर पसरे सन्नाटे में खोसे गए। माया कब बेडरूम में आई उन्हें पता ही नहीं चला। माया को लगा कि मेजर साहब शायद बेटी के दूर जाने के ख्याल से दुखी हैं। माया ने मेजर साहब के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उनका ध्यान खिड़की के बाहर चारों तरफ फैली कुदरत की खूबसूरती की ओर आकर्षित किया। खिड़की से हरे भरे देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर आती नीले आसमान से चमकते चांद की परछाई जब शांत झीलों में उतरती है तो लगता है मानो रात की रानी अपने सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग से उतर आई हो। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की चादर पर झिलमिल करती सितारों की खूबसूरती को अभी दोनों निहार ही रहे थे कि अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी।
माया ने जल्दी जल्दी खिड़की बंद करते हुए कहा, देखो तो कितना प्यारा मौसम था अभी, और देखते ही देखते मौसम खराब हो गया। मेजर साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर माया उनके करीब आई और उनकी तरफ मुखातिब हो उनका हाथ अपने हाथ में ले पूछा कि आखिर क्या बात है जिसे लेकर वह प्रसन्न होते हुए भी उदास है। मेजर राय साहब ने जवाब देने के बजाय माया से पूछा, तुम्हें पता है यह एकेडमी कहाँ है? नहीं जी, मैं तो उसके सिलेक्शन को लेकर इतनी खुश हूं कि आगे कुछ सोचा जाना ही नहीं, माया ने उत्तर दिया। माया, यह एकेडमी यूपी में है। मेजर साहब बस इतना ही बोल सके। उन्हें लगा बाकी के शब्द इतने भारी हो गए कि मानो उनके गले में फंसकर रह गए। क्या? कहीं? माया के चेहरे का रंग भी एकदम बदल गया। मेजर साहब होठों पर उंगली रखे रखे कुछ सोचते हुए बोले, ये एकेडमी यूपी में है, यहाँ से बहुत दूर। मुझे डर है कि खुशबू कहीं फिर से उस राज। कहते कहते उनकी जीभ जैसे बिल्कुल सूख गई और गला भी। माया ने जल्दी से पानी का गिलास उन्हें थमाते हुए स्थिति को संभाला, फिर खुद को और पति को समझाया कि अब खुशबू बच्ची नहीं रही, बहुत समझदार है। वह उस राज को पूरी तरह भुला चुकी है। देखा नहीं आपने, उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कितनी कठिन परीक्षा पास की है, और यह सब उसके एकाग्रचित्त का ही परिणाम है। यदि थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट होता तो यह सब करना संभव ही नहीं होता उसके लिए। वह अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ आगे बढ़ गई है। अब फिर से उसके झांसे में वह नहीं आएगी। हमें अपनी बच्ची पर विश्वास रखना चाहिए। बात विश्वास की नहीं है माया, बेटी पर तो विश्वास है, लेकिन उस राज पर नहीं। जहां यह एकेडमी है वह उधर ही कहीं का रहने वाला है। यदि उसने फिर से खुशबू को बहका लिया तो। मेजर साहब ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाते हुए चिंता जताई। उन्हें बीते 5 वर्ष से पहले का वो कठिन दौर याद आने लगा, जब उन्हें कश्मीर से दिल्ली आना पड़ा था। बात उस समय की है जब खुशबू के पिता राय साहब की पोस्टिंग दिल्ली में थी और खुशबू का दाखिला 8वीं कक्षा में दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में कराया था। एक दिन स्कूल में कक्षा अध्यापिका ने छात्रों की सीट चेंज करते हुए एक पढ़ाई में बहुत होशियार बच्चे के साथ एक पढ़ाई में कमजोर बच्चे को बिठाना निश्चित किया। चूंकि खुशबू एक मेधावी छात्रा थी और राज पढ़ाई में बहुत कमजोर, इसलिए खुशबू के साथ राज को बिठा दिया गया। अब खुशबू की सहायता से धीरे धीरे राज की पढ़ाई में थोड़ा सुधार हुआ और वह 8वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। इसी बीच दोनों बच्चों में दोस्ती पल्लवित हो चुकी थी। बीतते वक्त के साथ साथ यह बढ़ने लगी थी। अब यदि एक दिन दोनों में से कोई स्कूल ना आता तो दूसरा बेजान सा कक्षा में बैठा रहता। हालांकि दोनों प्रत्येक मामले में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। खुशबू से राज का कोई मेल मुकाबला न था, चाहे वह खूबसूरती का हो, बुद्धि का, पारिवारिक बैकग्राउंड का हो या आर्थिक स्थिति का। राज अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में एक छोटे से किसान थे। एक दिन स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने की घोषणा हुई। इस समय खुशबू और राज 12वीं के छात्र थे। इस उत्सव में उन्होंने एक नाटक में राज ने रोमियो और खुशबू ने जूलियट का किरदार निभाया। शेक्सपियर द्वारा रचित इस नाटक के रोमियो राज और जूलियट खुशबू की जोड़ी ने सभी के खूब वाहवाही बटोरी। क्योंकि वैसे यह एक नाटक था, लेकिन दोनों कलाकारों ने अपनी वास्तविक भावनाओं को पूरी शिद्दत के साथ जूलियट और रोमियो के रूप में जिया था, मानो उन दोनों प्रेमी जोड़े की रूह इन दोनों में समा गई हो। और फिर स्कूल में खुशबू और राज रोमियो और जूलियट के नाम से बुलाए जाने लगे। माता पिता से यह बात ज्यादा समय तक छिपी ना रह सकी। वे बेटी के बदलते व्यवहार से बहुत चिंतित थे। अब कितने खराब मार्क्स आने लगे हैं तुम्हारी खुशबू। यदि बोर्ड में भी तुम्हारा यही हाल रहा और परसेंटेज गिर गई तो कैसे एनडीए का फॉर्म भरोगी। माया खुशबू की प्री बोर्ड की रिपोर्ट कार्ड देख बहुत परेशान हो रही थी। नहीं होना मुझे सेना में भर्ती।
रूखा सा उत्तर दे उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। खुशबू पर तो जैसे हर वक्त राज का ही भूत सवार रहने लगा था। मेजर राय साहब और माया उसे कुछ भी कहते सुनते, उसका उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अंततः मेजर साहब ने किसी तरह अपना ट्रांसफर दिल्ली से कश्मीर करा लिया। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी, इसलिए राज कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास यूपी चला गया था। इसलिए इस ट्रांसफर वाली बात वह राज को नहीं बता सकी। जब खुशबू को उनके दिल्ली से कश्मीर ट्रांसफर के पीछे का मकसद पता चला तो उसे अपने माता पिता दुश्मन नजर आने लगे। उसे लगने लगा जैसे कि उसको और राज को अलग करने के लिए सभी ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा है और अब वह राज से दूर होकर कैसे जिंदा रह सकेगी। उसकी दशा बिल्कुल रोमियो और जूलियट नाटक की जूलियट के समान हो चली थी। उसका मन करता कि वह चीख चीख कर सबको बता दे कि वह राज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मेजर साहब के प्यार दुलार के साथ साथ उनके क्रोध से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वह अपनी आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और मां को भी इस वक्त उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। अंततः उसने सब कुछ वक्त पर ही छोड़ दिया और जब उसने अपनी जिद छोड़ दी तो उसकी मां ने बेटी को इसके इस दर्द से उबरने में हर संभव सहायता की। अब वह खुशबू की मां के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी। फिर एक दिन यह परिवार कश्मीर चला गया। कहते हैं ना, स्थान बदलने के साथ वहां की ऊर्जाएं भी बदल जाती हैं। शांत सुंदर प्रकृति की ममता भरी गोद व्यक्ति के मन हो या तन सभी तरह के घाव भर देती है। मेजर राय साहब के परिवार का स्थान के साथ मौसम बदला तो धीरे धीरे स्थिति संभलने और बेहतर होने लगी। आज एक अरसे के बाद खुशबू ने लॉन में फुदकते रुई के फाये से खरगोश को मुस्कुराकर देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेशम के गुच्छे सा उसके हाथ से फिसलकर जब खरगोश ने पलटकर अपनी कंचे सी सुंदर चंचल लाल लाल आंखों से जैसे उसे आमंत्रण दिया हो कि आओ और अपनी गोद में उठा लो, खुशबू फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ी और लपक कर दोनों हाथों में उठा उसकी सफेद मुलायम पीठ को सहला उससे बातें करने लगी। यह दृश्य मेजर साहब और माया पर्दे के पीछे से छिपकर देख रहे थे। यह देख उनकी आत्मा को असीम शांति का अनुभव हुआ। 1 वर्ष होने को है जब से वे दिल्ली से आए हैं। आज बेटी को अपने कमरे से बाहर खुली हवा में इस तरह खुश देख उनकी आंखें खुशी से छलछला उठी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़ ईश्वर को धन्यवाद किया और माया मेजर साहब के सीने से लग सिसकने लगी। मेजर साहब भी माया को बाहों में समेटे फफक उठे, परंतु कुछ ही पल में दोनों संयत हो फिर से वह दृश्य देखने लगे और मुस्कुराते हुए बेटी के पास पहुंचे, जहां खुशबू खरगोश को हरी हरी पत्तियां खिला रही थी। माता पिता को ममतामयी भीगी पलकों से स्वयं को देख खुशबू का मन भी भीग सा गया और उसके होठों ने मानो उन्हें दिलासा दिया कि अब उसके मन की स्थिति बदलने लगी है। समय के साथ नया कॉलेज, नए दोस्त, अब खुशबू को सब अच्छा लगने लगा था। कश्मीर की वादियां उसे लुभाने लगी थी और फिर देखते ही देखते 4 वर्ष कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आज उसने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने, पायलट बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था और अब ट्रेनिंग सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। मेजर राय साहब और माया रात भर सोचते रहे कि बेटी को ट्रेनिंग पर भेजा जाए या नहीं। फिर निर्णय लिया गया कि बेटी को पंख देने चाहिए। उसकी उड़ान के रास्ते में अपनी आशंकाओं के रोड़े नहीं डालने चाहिए और फिर समय पंख लगा उड़ने लगा। खुशबू की लगभग 1 वर्ष ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। उसे जब भी अवकाश मिलता वह अकेडमी से कश्मीर माँ पिता के पास चली आती। इस बार भी वह अवकाश के बाद वापस ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर उसकी ट्रेन लग चुकी थी। इस बार जब वह मेजर साहब और माया से विदा लेने के लिए उनके गले लगी तो न जाने उसके दिल में क्या हुआ
कि माता पिता से अलग होते हुए उसे लगा कि बहुत कुछ यहाँ छूट रहा है। अचानक उसकी आंखें नम हो आईं। आज माया और मेजर साहब को भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। 1 वर्ष से वह कश्मीर से ट्रेनिंग सेंटर आ जा रही है, परंतु उन्होंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। उन्हें भी पहली बार लग रहा था कि जैसे आज कुछ छूट रहा हो, टूट रहा हो। खैर, तीनों ने अपने अपने दिल को समझाया, पक्का किया। आंसुओं को छिपाते हुए बेटी को ट्रेन में बिठाया, बहुत सारी हिदायतें दे विदा किया। धीरे धीरे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ रफ्तार पकड़ ली। मेजर साहब और माया तब तक ट्रेन को जाते देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। खुशबू का मन आज बहुत विचलित तो था ही, इसलिए वह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी ताकि बाहर के दृश्यों से उसका मन बहल जाए। फर्स्ट एसी के इस कैबिन में उसके अलावा अन्य कोई यात्री अभी नहीं आया था। तभी एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। यहां से इक्का दुक्का सवारी लिए ट्रेन आगे बढ़ी। तभी उसे लगा उसे किसी ने पुकारा है। पहले तो उसे अपने मन का भ्रम लगा, लेकिन अगले ही पल फिर से अपना नाम सुन पलटकर देखा तो अपने सामने एक अत्यंत आकर्षक बाके गबरू युवक, जिसकी कैप ने उसकी आंखों को छिपा रखा था, को देख सकपका गई। आप मेरा नाम जानते हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे कुछ वर्ष दूर क्या रही, तुमने तो मुझे एकदम ही भुला दिया यार। और एक हम हैं जो दिन रात खुशबू खुशबू के नाम की माला जपते रहते हैं। उस युवक ने खुशबू के बहुत करीब आकर कहा, इतने करीब आकर कि खुशबू उसकी सांसों की गर्माहट और बदन की महक को महसूस कर सकती थी। राज? खुशबू के आश्चर्य का ठिकाना न था। थैंक गॉड, आखिर पहचाना तो। जी मैडम, ओनली योर्स, खुशबू का राज। वैसे तो राज का इस तरह मिलना खुशबू के लिए सुखद आश्चर्य था, परंतु न जाने क्यों उसको राज का यह बेबाकीपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खुशबू अभी तक विस्मित सी खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। इतने वर्षों से ऊपरी तौर पर तो वह राज को अपने जहन से निकाल ही चुकी थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में तो वो हमेशा ही सांसें लेता रहा है। वो भूली नहीं, बस इस तरह तुम्हें यहाँ अचानक देखकर चौंक गई। आज यहाँ कैसे? आई मीन, अभी भी खुशबू के शब्द उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। बताता हूँ, सब बताऊंगा। कैसे कटे मेरे दिन और कैसी कटी मेरी रातें। किसी फिल्मी हीरो की भांति सामने वाली बर्थ पर वह अपना सामान जमाने लगा। वह क्या बोला खुशबू को जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके सामने वाली बर्थ जो कि खाली थी, यह शायद उसकी ही रिजर्व बर्थ थी, परंतु अभी भी शेष बर्थ खाली थी। अपना बैग, कंबल, जैकेट बर्थ पर सलीके से लगाकर बैठते हुए बोला, हाँ जी, अब पूछिए पायलट मैडम। हाँ, यहाँ मैं कैसे? तो मेरी जान, मैं 1 साल से, जब से तुमने एकेडमी ज्वाइन की है, तब से तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे आसपास ही हूँ। हाँ, यह बात अलग है कि तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कहकर राज खुशबू के नजदीक आ घुटनों पर बैठ पॉकेट से एक गुलाब का फूल, जो कि उसने पेपर में लपेट कर रखा था, निकाला और खुशबू को ऑफर किया। अभी जो राज ने कहा उसे सुनकर खुशबू का दिल धक से रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा। उस कैबिन में उन दोनों के अलावा अभी तक और कोई सवारी नहीं चढ़ी थी। डोंट वरी पायलट मैडम, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं आएगा। मैंने ये सारी बर्थ बुक कर रखी है। क्या? ये कैसे? विस्मित से खुशबू ने पूछा। क्या, क्यों, कैसे? छोड़ो ना यार, तुम्हारे लिए तो धरती आकाश एक कर दूं। यह तो कुछ भी नहीं। राज के रोमानियत से भरी बातें और उसके हाव भाव देख सुन खुशबू की जुबान मौन और धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन राज को इस तरह घुटनों पर झुके हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उससे गुलाब का फूल ले लिया। राज ने उसका और भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बर्थ पर चला गया और कुछ सोचता हुआ खिड़की के बाहर देखने लगा। जब राज बाहर झांक रहा था, खुशबू ने अब उसे ठीक से सिर से पांव तक निहारा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा
कि यह वही पतला दुबला सा राज ही है। कितना बदल गया है। अब तो इसका शरीर किसी सैनिक के समान ही मजबूत हो गया है। बाल भी पहले से कितने घने और रेशमी हो गए हैं, जो कि खिड़की से आती हवा के झोंके के साथ खेल रहे हैं और बार बार उसकी गहरी और आकर्षक आंखों को ढांप लेते हैं। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा मधुर जान पड़ती है। तभी राज ने कनखियों से खुशबू के मन को पढ़ लिया और उसके पास रखा सामान एक तरफ खिसकाकर स्वयं उसके पास बैठ गया। खुशबू अभी तक चुप थी, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था जिसका राज को आभास हो गया था। राज ने खुशबू के हाथों को अपने हाथों में ले बस इतना ही बोला, बस बहुत हुआ खुशबू, अब मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, प्लीज बचा लो मुझे। इतने वर्षों के बाद राज के स्पर्श और उसकी पनीली आंखों ने खुशबू के दिल के लिए एक तपिश का काम किया, जिससे खुशबू के भीतर जमी जज्बातों की बर्फ पिघलने लगी। अब जब उसने राज की आंखों में झांका तो उनमें वर्षों के इंतजार की पीड़ा और प्रेम की गहराई देख खुशबू की गहरी भूरी भूरी सी आंखों में भी लाली उतर आई। अचानक उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, मानो उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को फिर से प्राप्त कर लिया हो। फिर दोनों ने एक ही बर्थ पर एक दूसरे में खोए खोए बतियाते हुए अपनी यात्रा पूरी की। रायबरेली जंक्शन स्टेशन पर उतरते हुए जल्दी ही मिलने का वादा कर खुशबू ने राज से विदा ली। स्टेशन पर उतरकर खुशबू थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसे लगा कोई दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राज को अपने सामने पाया। ये क्या पागलपन है राज, तुम चलती ट्रेन से कूदे हो शायद। तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें तो अपने घर लखनऊ जाना था ना। खुशबू ने प्रेम की चाशनी में पगी हुई शिकायत की। अरे मेरी मासूम सी सोना बाबू, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और अब 100 बात की एक बात है कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन राज एकेडमी के बहुत से अपने नियम कानून कायदे होते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। मुझे आज एकेडमी ज्वाइन करनी है, प्लीज तुम बात को समझो राज। खुशबू ने थोड़े सख्त लहजे में अपनी बात कही तो राज को उसकी बात शायद समझ आ गई। उसने कुछ सोचा, मुस्कुराया और फिर जल्दी से मिलने का वादा कर उसे एकेडमी के लिए टैक्सी में बिठा दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। राज को खुशबू दिखाई नहीं दी, लेकिन राज की प्रतिदिन कोशिश रहती कि खुशबू उसे कहीं दिख जाए। अब वह दिन रात एकेडमी के आसपास ही घूमता रहता। इस दौरान खुशबू के भीतर निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहा। एक ओर तो मेजर साहब के खौफ और एकेडमी के नियमों ने उसके पैरों में जैसे जंजीरें डाल दी, और दूसरी तरफ राज बेरोजगार था और उसकी बातों से साफ था कि वह अपने करियर के प्रति कितना उदासीन है। 12वीं पास के बाद उसने कुछ भी नहीं किया। यदि अपने को किसी लायक बना लेता तो वह उसे अपने माता पिता से मिलवा सकती थी। बहुत सोचने के बाद खुशबू ने निश्चय कर लिया कि वह राज से कभी नहीं मिलेगी। 2 महीने व्यतीत होने के बाद जब खुशबू अपने घर जा रही थी तो राज ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। राज को इस तरह अपने सामने देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि राज उसका रास्ता अवश्य रोकेगा, लेकिन वह उससे साफ बात करेगी और उनके बीच जो कुछ भी है सब खत्म कर एक अच्छे दोस्त बने रहने की बात कहेगी। लेकिन यह क्या, राज ने तो अपना ऐसा हाल बना रखा था कि मानो कितने समय से बीमार हो। खुशबू यहाँ स्टेशन पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी, अतः उसने उसका हाथ पकड़ और नजदीक ही एक पार्क में ले गई। अब खुशबू ने राज को समझाने की कोशिश की कि वह यह पागलपन छोड़ दे। बीते वर्षों में उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। परंतु राज ने खुशबू की एक न सुनी। उसने खुशबू से कहा कि अब वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि वह उससे दूर गई तो स्वयं को खत्म कर लेगा। यह सुनते ही खुशबू ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और बोली, खबरदार दोबारा ये शब्द मुंह से निकाले तो मैं क्या तुम्हारे बिना जीवित रह सकती हूँ। जब राज ने खुशबू के मुंह से यह शब्द सुने तो झट से उसे बाहों में भर लिया और उसका दामन अपने आंसुओं से भिगोने लगा। खुशबू की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली और धीरे धीरे राज की आगोश में स्वयं को भूलने लगी।
इस मुलाकात के बाद तो दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनीज को सेंटर से बाहर जाने की अनुमति आमतौर पर सीमित होती है, इसलिए खुशबू का राज से मिलना आसान न था। राज ने कुछ जुगाड़ कर एकेडमी के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। इसके पश्चात तो खुशबू मौका देख एकेडमी से निकल आती और फिर दोनों बहुत समय साथ बिताते। उधर माया और मेजर साहब को बेटी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। अब वह पहले की तरह माँ पिता से बात नहीं करती थी। फोन पर जब भी वे इस बात की शिकायत करते तो अत्यधिक व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्हें शांत कर देती। खुशबू और राज को इस तरह मिलते हुए कई महीने व्यतीत हो गए। खुशबू को एकेडमी से नियमों की अवहेलना के लिए कई नोटिस मिल चुके थे। इधर राज भी उस पर विवाह करने का दबाव बना रहा था। उसके भीतर जैसे दो दुनिया एक साथ सांसें ले रही हूं। एक तरफ तो उसके माता पिता और उनके सपने और कड़ी मेहनत से बनाए हुए करियर था, और दूसरी तरफ वह शख्स जिसके साथ वह अपने होने का अर्थ पाती है। जब वह उसके साथ होती है तो हर सपना जैसे सुकून में बदल जाता है, या प्रेम उसे पूर्णता देता है। उसको तो पहले से ही भागम भाग वाली जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे तो बस सुकून, शांति तथा जीवन में ठहराव चाहिए था। परंतु माता पिता के द्वारा थोपी गई परिस्थितियां, उनकी आकांक्षाओं तथा अपने बचपन के सपने के साए के पीछे वह दौड़ने लगी थी। उसके भीतर के इस खामोश द्वंद का असर अब उसकी ट्रेनिंग, उसके माता पिता राज तथा स्वयं के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर दिखने लगा था। अंततः उसने अपने वर्षों की मेहनत, करियर, माता पिता के विश्वास की आहुति दे नजदीक के एक मंदिर में राज के साथ 7 फेरे ले लिए। एकेडमी के नियम अनुसार कैंडिडेट का अविवाहित होना आवश्यक होता है, अतः खुशबू को ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। जब मेजर राय साहब और माया को एकेडमी से यह सब पता चला तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। यह सब सुनते ही माया के सीने में तेज दर्द उठा। शायद यह दिल का दौरा पड़ा था माया को। मेजर राय साहब कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके हाथों में ही माया ने दम तोड़ दिया। मेजर राय साहब की दुनिया एक पल में तिनके तिनके से बिखर गई। उस दिन मेजर राय साहब ने अपनी पत्नी माया के अंतिम संस्कार के साथ एक और अंतिम संस्कार किया, अपनी पुत्री खुशबू का। इधर खुशबू और राज नवयुगल सारी दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए मसूरी की वादियों में अपने नवजीवन का सुखद आगाज करने चले गए। खुशबू को एकेडमी छूटने का न तो कोई दुख था न अफसोस, और माता पिता को तो एक दिन वह मना ही लेगी। बस यही सोच वह अपने आज को भरपूर जी लेना चाहती थी। राज के रूप में उसे तो जैसे सारा जहान ही मिल गया। अब उसकी कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रह गई थी। सब गुलाबी गुलाबी था, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिल उठे थे। हर ओर खुशबू ही खुशबू राज कर रही थी। परंतु गुलाब में कांटे भी तो होते हैं ना। बस कुछ ही दिनों के बाद खुशबू को अब वह कांटे कभी उसके तन में राज की मनमानी के कारण, तो कभी उसके मन में राज की माँ के वही रटे रटाए ताने। जैसे पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा जादू फेरा है इस चुड़ैल ने, नकारा बनाकर रख दिया है। चुभने शुरू हो गए। राज तो पहले से ही कुछ नहीं करता था। बीतते दिनों के साथ साथ सभी के चेहरे और व्यवहार से झूठ और नकली परतें हटने लगी। ससुराल में होने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी या गलती के लिए खुशबू को उसकी वजह बनाकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। राज ने खुशबू से वादा किया था कि विवाह के पश्चात वह मोटर पार्ट्स बनाने का अपना काम शुरू करेगा, लेकिन शर्त यह थी कि यह सब वह उससे शादी करने के बाद ही करेगा। खुशबू ने राज की हर बात पर विश्वास किया था। उसकी आंखों पर तो राज की चाहत का ऐसा पर्दा पड़ गया था कि उसने उसके घर परिवार तो क्या, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा खोजबीन या पूछताछ नहीं की। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो कुछ वह पीछे छोड़ आई थी अब वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकती थी। अब उसे लग रहा था मानो किसी शिकारी ने अनंत आकाश में स्वच्छंद उड़ती चिड़िया के अपनी कुटिल चाल से उसके पर कुतरकर अपनी कैद में भींच लिया हो। एक दिन जब वह अपने माता पिता से मिलने के लिए तड़प रही थी, तब राज द्वारा ही उसे अपनी माँ माया की मृत्यु और उसके पिता द्वारा अपनी जीवित पुत्री का अंतिम संस्कार का समाचार सुनाया गया।
यह सब सुन खुशबू जैसे पत्थर की शिला समान हो गई। कुछ ही महीनों में खुशबू ऐसी दिखने लगी मानो उसने अपनी उम्र के 8-10 वर्ष एक साथ फलांग लिए हों। और माँ की मृत्यु और पिता की बर्बादी का कलंक अलग से उसे अंदर ही अंदर खाए जाता था। उसने कई बार सोचा कि अपने पिता को एक बार, बस एक बार दूर से ही देख ले। 1 वर्ष बीतने के बाद भी वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकी कि अपने पिता मेजर राय साहब का सामना कर सके। इस बीच धीरे धीरे राज का वो प्यार, रोमांस जाने कहाँ हवा हो गया। अब तो वह उसके लिए सिर्फ एक भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। वह टूटती बिखरती जा रही थी। खुशबू भली भांति जानती थी कि अब पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो सामने है इसे ही जीवित रहने लायक बनाना पड़ेगा। उसकी रगों में वीर सेनानियों का रक्त है। जीवन में आए बर्बादी के इस तूफान के आगे वह कायरों के समान हार नहीं मान सकती। उसने खुद को समझाया और परिस्थितियों से लड़ने, तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी। घर की खस्ता हालत देखते हुए उसने कहीं नौकरी या कुछ काम करने का निश्चय किया। यह उसकी मानसिक रूप से सामान्य रहने के लिए भी अति आवश्यक था। इसके लिए तो राज भी उसे प्रोत्साहित करता, क्योंकि खुशबू के रूप में अब उसके पास दिन में घर की नौकरानी, रात को बिस्तर की रानी तो थी ही, और अब यदि वह उसकी हर जरूरत पूरी करने वाली, नोट छापने वाली मशीन भी बन जाए तो क्या बात है। लेकिन खुशबू को उसकी योग्यता के अनुरूप इतनी जल्दी कोई जॉब नहीं मिली। एक दिन हताश परेशान जब वह वापस घर लौट रही थी तो एक बहुत ही प्रसिद्ध बुटीक, जहां सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही मिलते हैं, पर टंगा कुर्ता उसे बहुत भाया। उसे देखने के लिए बुटीक में गई तो बातों ही बातों में उसे पता चला कि वहां एक सेल्स गर्ल्स की जरूरत है। उसने वहां अपनी योग्यता पढ़ाई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी ज्यादा योग्यता भी नुकसानदायक सिद्ध होती है। परंतु खुशबू की योग्यता उसके वार्तालाप और लहजे में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। अंततः उसने उस बुटीक पर कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके लिए राज भी तुरंत मान गया। उसके लिए तो अच्छा ही था ना। उसे तो यह कहावत, हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, चरितार्थ लग रही थी। अब घर और बाहर दो पाटों के बीच पिसते हुए इन्हीं हालातों में खुशबू ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब मां बनने के बाद उसे स्वयं में और भी बहुत बदलाव महसूस हुए। जब वह अपनी नन्ही सी परी को अपने कलेजे से लगाती तो उसे लगता जैसे कि उसमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने की शक्ति कई गुना बढ़ गई हो। जिंदगी मानो रूप बदलकर उससे आ मिली हो, बच्ची के रूप में, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। अब वह अपनी बच्ची और जॉब में पूरी तरह व्यस्त हो गई। अब उसके पास कुछ और सोचने दुखी होने का ना तो समय था, ना ही वो ऐसा कुछ चाहती थी। उसकी बेटी परी की मुलायम मखमली फूलों सी छुअन उसमें एक नई ऊर्जा भर देती। जब वह परी को सीने से लगाती तो उसके सभी तन मन के घाव न जाने कैसे पल में ही ठीक हो जाते। वह उसे लाड लड़ाती हुई कहती, मेरी गुड़िया तू तो है बिल्कुल जादू की पुड़िया, और उसको दुलराती हुई खिलखिला पड़ती। एक दिन परी रो रही थी। शायद उसे भूख लगी थी। खुशबू ने रोती हुई परी को राज के पास लिटाकर उसके लिए दूध लेने रसोई में चली गई। राज ने 2 महीनों में परी को एक बार गोद में लेकर दुलार नहीं किया था। आज तो हद तब हो गई जब उसने परी को एक साइड धकेलते हुए कहा, न जाने किसका खून है और हमारा खून पी रही है। उसे नहीं पता था कि खुशबू ने अंदर आते हुए यह सब सुन लिया था। यह सुन आज उसका सब्र जवाब दे गया। उसने आव देखा न था, धीरे राज का गिरेबान पकड़ा और गुर्राई, फिर से बोलो एक बार जो अभी बोले। खुशबू का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा किसी खुखार शेरनी सा हो गया था, जिसे देख शायद राज की रूह कांप गई। जैसे तैसे उसकी पकड़ से उसने अपनी गर्दन छुड़ाई और हाफता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। आज राज ने जो जहर उगला वह ऐसे ही अचानक उसकी जुबान तक नहीं पहुंचा था, या तो उसके गले में तब से ही इकट्ठा होना शुरू हो गया था जब से खुशबू जॉब पर जाने लगी थी। वह थोड़ा अपना ध्यान रखने लगी थी। जब भी वह बुटीक पर जाने को तैयार होती, राज अक्सर कटाक्ष करता, ओहो किस पर बिजली गिराने का इरादा है आज। लेकिन खुशबू उसकी किसी भी बात पर
प्रतिक्रिया दिए बिना अपने काम पर चली जाती, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी कहे ना कहे, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं। फिर क्यों अपना दिमाग और समय खराब किए जाए। परंतु राज घर में पड़ा पड़ा अपने ख्यालों में कभी खुशबू और उसके बॉस के हम बिस्तर की कल्पना करता, तो कभी किसी अन्य के साथ। इसलिए उसे लगता कि परी उसकी बेटी नहीं है, यह खुशबू की अय्याशी का ही परिणाम है। और अब उसने यह खुलेआम कहना भी शुरू कर दिया था। आज शायद रात की पी हुई शराब का नशा शायद उतरा नहीं था, इसलिए जैसे ही खुशबू बुटीक पर जाने के लिए निकली, उसने पीछे से एक कटाक्ष किया। न जाने किसके साथ गुलछर्रे का इनाम है ये लड़की, पता नहीं नौकरी पर जाती है या फिर अपना मुंह काला करने। खुशबू अब तक अपने रिश्ते को बचाने के लिए मर मर कर जी रही थी, लेकिन आज रात के इन घिनौने शब्दों ने उसके वजूद को ही तार तार कर दिया। यह सुन उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया, हाथों की मुट्ठियां भीजती चली गईं। सांसों की गति इतनी तेज कि उनकी आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। राज उसके क्रोध पर अपने दांत निपोरे ही कर रहा था। तभी खुशबू ने आव देखा न ताव पास की मेज पर पड़ा चाकू उठा, जैसे ही राज की तरफ चंडी बन लपकी और एक बार फिर से उसका गिरेबान पकड़ अपनी ओर चीखते हुए गुर्राई। आज बोला तो बोला ये सब, आज के बाद ये गलती फिर से दोहराई तो याद रखना, एक आर्मी ऑफिसर का खून है मेरी रगों में। और सिखाया गया है पहले प्रहार नहीं करना, लेकिन कोई लगातार प्रहार पर प्रहार करता ही जाए तो सहना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं। तभी अचानक न जाने खुशबू को क्या हुआ, उसको लगा कि उसकी माँ माया उसके सामने आ खड़ी हुई है, फिर साथ में पिता भी हैं। वह चिल्लाने लगी, हाँ हाँ, मैंने आप दोनों के साथ अपनी भी हत्या की है। मैं हत्यारिन हूँ, मैं हत्यारिन हूँ, लेकिन मुझे इसकी बहुत सजा मिल चुकी है। मम्मी डैडी, बहुत सजा मिल गई, मुझे आप क्षमा कर दीजिए प्लीज। कहती हुई अब खुशबू हाथ जोड़े फर्श पर बिखर बिलख रही थी। इस बीच राज मौका पा वहां से भाग गया। खुशबू फर्श में मुंह छिपाए न जाने कब तक रोती रही। घंटों बाद वह उठी, अपने आंसू पोंछे और फिर से चाकू उठाकर जैसे ही उसकी नोक अपने पेट की तरफ कर हाथ ऊपर उठाया, तभी परी के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। परी जो अभी तक कमरे के बाहर गैलरी में सो रही थी, वह जाग गई थी। खुशबू ने तुरंत चाकू फेंका, परी को उठा उसे सीने से लगाया। तब उसे मानो होश आया कि वह क्या करने जा रही थी। अब राज और उसके इस घर से उसे घिन आ रही थी। उसका वहां एक पल भी ठहरना मुश्किल हो रहा था। उसका ऐसा रूप देख राज की माँ भी वहां से भाग खड़ी हुई। खुशबू ने भी अपना और परी का सामान समेटा, सूटकेस में ठूसा, परी को उठाया और घर से निकल गई। वह लगभग 2 वर्षों से राज की हर तरह की ज्यादती सहती हुई अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बात उसके चरित्र पर आ गई थी और कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए यह उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। खुशबू को परी राज की बेटी है या नहीं साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु बिना सबूत दिए उसको छोड़ देती तो राज की शायद जीत हो जाती कि जैसा वह सोचता है वही सच है। इसलिए उसने डीएनए टेस्ट कराया और परी राज की ही बेटी है, इसकी रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। घर छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी में और भी अनेक तरह की मुसीबतें आईं। ऐसे में उसे अपनी माँ और पिता बहुत याद आते, लेकिन उसका कभी इतना साहस नहीं हुआ कि पिता को एक फोन कर बता दे कि देखो पापा, आपको दर्द देकर वो भी सुखी नहीं है। और राय साहब तो ठहरे आर्मी मैन, उनका पिता वाला हिस्सा तो अब बचा ही नहीं था, तो चाह कर भी बेटी की कभी सुध नहीं ली। बुटीक में बुटीक के मैनेजर और कुछ सहकर्मी खुशबू के हालातों से अनभिज्ञ नहीं थे। बुटीक में काम करते करते सभी को उसकी शिक्षा योग्यता के बारे में पता चल चुका था और उसकी अपने काम के प्रति लगन, सौम्य व्यवहार, ईमानदारी व अथक परिश्रम का परिणाम यह था कि आज उसे उनकी ये बुटीक, जो अपनी एक ब्रांच अमेरिका में खोलने जा रही थी, वहां उसको संभालने के लिए खुशबू को नियुक्त कर दिया गया था। आज खुशबू अपनी नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी। अब खुशबू की फ्लाइट जैसे जैसे एक एक करके समुद्रों को पार कर रही थी, वह अपनी जिंदगी के सभी तूफानों से भी निकलती जा रही थी, लेकिन फिर भी बार बार न जाने कहां से आकर
अतीत के काले बादल उसे घेर ही लेते। देश छोड़ने के पहले वह अपने डैडी से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा सकी। लेकिन बहुत जल्दी ही वह अपने डैडी से मिलने अवश्य आएगी। वह ऐसा संकल्प कर ही रही थी कि तभी एयर हॉस्टेस के एक अनाउंसमेंट से खुशबू ने खुद को और अपनी बेटी को संभाल लिया। अभी आप सुन रहे थे अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी वो एक गलत रास्ता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।